इम्पोर्टेंट अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, दो क्वेश्चंस मैं आप सबसे पूछ चुका हूँ। पहला मैंने पूछा था फॉर हाउ मच टाइम यू कैन हियर कंटिन्यूअसली एंड अटेंटिवली, कि जागरूकता के साथ निरंतर आप कितनी देर तक सुन सकते हैं। चर्चा हो चुकी है 13 से 15 मिनट। उसके बाद ग्रैस्पिंग एबिलिटी, ग्रहणशीलता 100 से 99, 98, 96 और ऐसा भी समय आएगा जो 0% ग्रहणशीलता होगी। तो वो भी हमारा भ्रम है कि हम बहुत देर तक जागरूकता के साथ सुन सकते हैं। बट वी कैन डिले द रिजेक्टिंग टाइम, पर हम इस रिजेक्टिंग टाइम को डिले कर सकते हैं। एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा संप्रेषण करने वाला, एक अच्छा कम्युनिकेटर वह है हु कैन डिले द रिजेक्टिंग टाइम, जो रिजेक्टिंग टाइम को डिले कर पाए। दूसरा प्रश्न था फ्रॉम वेयर वी कैन हियर, जो मैं पूछ चुका हूँ कि एक भ्रम है हमारा कि केवल कान ही हमारा सुनते हैं। यहाँ सुनने से अर्थ है हमारा टू गेट समथिंग, प्राप्त करना, टू रिसीव। आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन कोई नई बात नहीं है। मेरे प्रस्तुतिकरण के अगले भाग में हो सकता है आप सबके लिए कुछ नई बातें हो। एक आधार बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। एक आधार से शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का अर्थ समझ ले, कम्युनिकेशन का अर्थ समझ ले कि संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण की 3 डेफिनेशंस, 3 परिभाषाएं आप सबके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा और तीनों परिभाषाओं के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, की संप्रेषण का अर्थ क्या है। कम्युनिकेशन स्किल इज द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन। इस परिभाषा में साफ है आप सबके सामने, इट इज द एबिलिटी, यह व्यक्ति विशेष की क्षमता है। लेकिन क्षमता कैसी? रिसेप्टिव, ग्रहणशीलता, एक्सप्रेसिव, अभिव्यक्ति की भाषा का उपयोग, जिसको भाषा का उपयोग को कहा गया ग्रहणशीलता, कि हम भाषा को कितना ग्रहण करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई प्रगाढ़ विद्वान, भाषा का विद्वान, भाषा का ज्ञानी, उसने ग्रहणशीलता तो बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन हो सकता है उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। आपने अपने जीवन में एग्जाम्पल्स काफी देखे होंगे, टॉपर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत अच्छा उनका ग्रहणशीलता है भाषा को, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो दोनों ही, भाषा का उपयोग और उसकी अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन कहलाती है। इस परिभाषा में दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ये परिभाषाएं कोई नई परिभाषा नहीं है। जो संप्रेषण के क्षेत्र में प्रगाढ़ विद्वान है उन सबकी परिभाषाएं एक दूसरी परिभाषा की बात करते हैं। पहली परिभाषा में क्या कहा गया था? एबिलिटी, क्षमता। इसमें क्या कहा गया? एक्सचेंज, आदान प्रदान। बात नहीं है। In this definition, communication is an exchange of facts, ideas, opinions and emotions by 2 or more persons. एक कंडीशन इज रिक्वायर्ड, एक स्थिति पैदा हो गई कि कम्युनिकेशन व्यक्ति अपने आप से तो करेगा नहीं, मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड, कम से कम 2, और उसमें आदान प्रदान। आदान प्रदान किसका? तथ्यों का, मतों का, इमोशंस का, मनोभावों का, ये आदान प्रदान है। तो दोनों परिभाषाओं में केवल अंतर यही है। As per the first definition, this is known as the ability of the individual. As per the second definition, it is an exchange of ideas, facts, emotions that takes place in between 2 or more than 2 persons. Proceed to the third definition. तीसरी परिभाषा की बात करते हैं। तीसरी परिभाषा है ट्रांसमिशन, संचारण। अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूँ। पहले कहा गया एबिलिटी, दूसरा कहा गया एक्सचेंज, तीसरा कहा गया ट्रांसमिशन, संचारण। संचारण कहाँ से होगा? एक से दूसरे में संचारण होगा। भाषा अलग है, बात अलग है, लेकिन जो ऑथर्स हैं, जो कन्वे करना चाह रहे हैं मैसेज, मोर और लेस दिस इज सेम। कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस, स्किल्स बाय द यूज ऑफ। इसमें यही बता दिया किस माध्यम से। माध्यम क्या क्या हो सकता है? वो माध्यम हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स, बाय द हेल्प ऑफ वर्ड्स, बाय द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, बाय द हेल्प ऑफ फिगर्स, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। कुछ तथ्य सर्वेक्षण अध्ययनों के माध्यम से जो आए हैं वो मैं आप सबके समक्ष शेयर करना चाहूंगा। हम अपने वर्क प्लेस पर, वी ऑल आर फ्रॉम द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, हम सब एक शिक्षण पेशे से जुड़े हैं और इस शिक्षण पेशे में हमसे गलतियां भी काफी होती रहती हैं। ध्यान रहे, एज पर द रिसर्च एविडेंसेस 70% से अधिक गलतियां वर्क प्लेस पर These are due to lack of communication. और दूसरे एक सर्वे की बात करता हूँ। जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, समय समय पर सुनते हैं ना, रोड एक्सीडेंट यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, तो जो मेजर कॉज है
एक्सीडेंट का, दैट इज ऑल्सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें भी संप्रेषण की कमी होना माना गया है द मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। तो कम्युनिकेशन, हम कम से कम गलतियां करें, दुर्घटनाओं से बचें, उस सब के लिए अच्छा कम्युनिकेटर और अच्छे संप्रेषण कौशल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। मेरी भाषा से तो कंफर्टेबल है ना आप? ऐसा नहीं है कि मेरी भाषा में केवल बोलता रहूं, आपको पूरा अधिकार है। तो एक्सेंट सबके अलग अलग होते हैं ना, तो मेरे एक्सेंट या मेरी भाषावली में कहीं दिक्कत हो तो आप बता दीजिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस को भी जान लें, संप्रेषण प्रक्रिया को भी जान लें, संप्रेषण की विधि को भी जान लें। मेरी एक बात से आप सहमत होंगे, जहां विधि या प्रक्रिया या प्रोसेस की बात होती है, मोर देन वन एक्टिविटी इज परफॉर्म, एक से अधिक गतिविधियां घटित होती हैं। आप सब एडमिशन करते हैं ना, प्रवेश परीक्षा लेते हैं, तो एक प्रोसेस है। पहले बच्चा फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने के बाद वो रिटर्न टेस्ट देगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर फीस भरेगा। वो कहेगा कि नहीं पहले मेरी फीस भरो, एडमिशन करो, रिटर्न टेस्ट देता रहूंगा, संभव नहीं है। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, वी हैव टू अंडरगो ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के तहत घटित होगा। उसी प्रकार से यह भी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कोई नई बात नहीं आप सबके लिए। एक सेंडर होगा, कुछ भेजने वाला होगा, कुछ अभिव्यक्त करने वाला होगा, लेकिन जो अभिव्यक्त करने वाला होगा हमेशा अभिव्यक्त नहीं करेगा। समटाइम्स ही और शी बिकम्स रिसीवर ऑल्सो, कभी वो ग्रहण करेगा, कभी भेजेगा, कोई ना कोई मैसेज होगा। मैसेज के बारे में तीसरी परिभाषा संप्रेषण कौशल की उसमें बात हो चुकी है। मैसेज किस रूप में, संदेश किस रूप में दे सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज भी हो सकता है, टाइम या टोन ऑफ द वॉइस हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। नॉइस होगी, बीच में अवरोध पैदा होंगे, अवरोध फिजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष स्ट्रेस में होगा, तनाव में होगा, अवसाद में होगा, कितना अच्छा संप्रेषण क्यों ना हो, वो उसकी ग्रहणशीलता बहुत कम होगी। और एक रिसीवर होगा, रिसीवर तो मैं पहले बता चुका हूँ कि यह कभी रिसीवर होगा, कभी सेंडर होगा। और डिफरेंट चैनल्स होंगे, मे बी एनी टाइप ऑफ चैनल, मे बी non-verbal channel, maybe non-verbal channel, maybe by the help of pictures, और कोई माध्यम हो सकता है। तो ये नई बात नहीं थी, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो मेरी कहानी है जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया है उस पर आते हैं। अभी तक तो एक आधार बनाने का प्रयास किया कि कम्युनिकेशन क्या है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जहां टाइप्स, यदि मैं आपको कहूं कि इस क्लास का वर्गीकरण कर दीजिए, करेंगे? इस क्लास को विभिन्न भागों में बांट दीजिए, कैसे बांटेंगे? सरने का हिसाब से, बेस, आधार। बेस इज रिक्वायर्ड फॉर क्लासिफिकेशन। आप कह सकते हैं मेल एंड फीमेल, व्हाई? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आप कह सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स। तो किसी भी क्षेत्र के वर्गीकरण की बात हो, केवल कम्युनिकेशन के वर्गीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में किसी भी क्षेत्र का वर्गीकरण करेंगे, उस वर्गीकरण के लिए आधार चाहिए। इसी प्रकार से संप्रेषण के क्षेत्र को भी अलग अलग ऑथर ने, अलग अलग लेखक ने अलग अलग आधारों के आधार पर विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण किया है। तो पहला वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। मीडियम के आधार पर यदि हम बांटें, क्लासिफाई करें, वर्गीकरण करें, तो वी डिवाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल इज ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। नॉन वर्बल कैसा होगा? किनेसिस मीन्स शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या हो सकता है? वी एक्सप्रेस बाय द हेल्प ऑफ प्रॉक्सिमिक्स, टाइम लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मीन्स टोन ऑफ, उसी बात को कहूं, मान लीजिए टाइम लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, टाइम मीन्स द मैसेज इज एसोसिएटेड विद टाइम। मान लीजिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन करता है, टाइम लैंग्वेज क्या है? आपको छुट्टी चाहिए, सुबह अपनी कुर्सी पर आप बैठे नहीं, ऑफिस में गए नहीं, प्रिंसिपल के पास पहुंच गए, सर मुझे कल की छुट्टी चाहिए। वो एक अलग मैसेज कन्वे करेगा कि ही इज इनसिंसियर।
वही बात आप दोपहर में जाएंगे अलग, और काम पूरा कर लिया, शाम को बहुत अच्छा काम किया, प्रिंसिपल के पास आएंगे, सर आई विल बी एब्सेंट फॉर नेक्स्ट 3 डेज, अगले 3 दिन मैं अनुपस्थित रहूंगा, वो खुश होगा, तो बड़ा सिंसियर व्यक्ति। किस समय आप कन्वे कर रहे हैं, किस समय आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, दैट इज नोन एज टाइम लैंग्वेज। तो ये हो, इसका नहीं मेन बात पर आते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के आधार पर है, फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। घर में हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन मींस यह कम्युनिकेशन जो मेरे और आपके बीच घटित हो रहा है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। और हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, तीसरा वर्गीकरण किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो मींस वर्बल एंड वर्टिकल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये पदों के हिसाब से प्रिंसिपल अगर टीचर को कहेगा तो डाउनवर्ड है, अपवर्ड हो सकता है, वर्टिकल बराबर वालों में, तो कोई नई बात नहीं। अब नाउ माय स्टोरी स्टार्ट्स, अब मेरी कहानी शुरू होती है। अभी तक फर्स्ट है, आई विल प्रोसीड वेरी स्लोली। ये जो जीवन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने स्किल्स हैं? देयर आर ओनली 4 स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, 5 ही नहीं बनी है आज तक। जीवन में जितना भी संप्रेषण है, जीवन में जितना भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, जीवन में जितना भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है, उसके 4 ही माध्यम हैं। रीडिंग, पढ़कर, राइटिंग, लिखकर, स्पीकिंग, बोलकर, लिसनिंग, सुनकर, यही 4 हैं। These are known as skills of communication। और ये लाइफ स्किल का, जीवन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति विशेष को अच्छा रीडर भी होना चाहिए, एक व्यक्ति विशेष को अच्छा राइटर भी होना चाहिए, एक अच्छा स्पीकर भी होना चाहिए, एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इज, यदि इस कम्युनिकेशन को अभी तक जितनी भी हमारी उम्र है, इस उम्र तक जितना भी हमारा कम्युनिकेशन, जितना भी हमारा संप्रेषण घटित हुआ, इन एवरेज, एक औसत रूप से रीडिंग के द्वारा हम 16% अभिव्यक्त करते हैं, राइटिंग में या प्राप्त करते हैं, और जो लिख कर है केवल 9%, बहुत कम है, और स्पीकिंग 30% कन्वे करते हैं। और एक सबसे एक मेजर पार्ट है, जो मेजर स्किल है, जिसका उपयोग जीवन में सबसे अधिक होता है, दैट इज नोन एज लिसनिंग। एक आपने कहा सुनी होगी, इट इज वेरी इजी टू बिकम ए गुड स्पीकर बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम ए गुड लिसनर। एक अच्छा बोलने वाला सुनने में बड़ा फटा लगेगा, ये कैसे हो सकता है? इट इज फैक्ट, ये तथ्य है, सही बात है। एक अच्छा वक्ता बनना आसान है, लेकिन एक अच्छा सुनने वाला, ग्रहण, यहाँ सुनने से अर्थ है ग्रहण करने वाला, जिसकी ग्रहणशीलता बहुत अच्छी हो, वो बनना बहुत मुश्किल है। तो रीडिंग की बात बहुत अधिक नहीं करेंगे, राइटिंग की बात नहीं करेंगे, अभी स्पीकिंग की बात नहीं करेंगे, तो यहाँ बात करेंगे लिसनर, हाउ टू बिकम ए गुड लिसनर। एक जीवन कौशल है, सुनना बहुत जरूरी है। सुनना मीन्स इवेल्युएटिव लिसनिंग, के मूल्यांकन पूर्ण भरी हुई लिसनिंग कैसे हो। एक मार्क ट्वेन की कितनी अच्छी बात है, क्या कहा इन्होंने? यह जो कथन है, दिस स्टेटमेंट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल्स। यह महत्व को बता रही है लिसनिंग स्किल्स के। मार्क ट्वेन की का स्टेटमेंट है, इफ वी आर सपोज टू टॉक मोर देन वी लिसन वी वुड हैव बीन गिवन 2 माउथ्स एंड 1 ईयर। यदि हमारे जीवन में बोलना सुनने से अधिक महत्वपूर्ण रहा होता, उस दशा में परमात्मा हमें 2 मुंह देता और 1 कान देता। परमात्मा ने हमारी संरचना इस प्रकार की है कि परमात्मा ने हमें मुंह दिया 1 और कान दिए 2। एक व्यंग्यात्मक कथन है, लेकिन एक फैक्ट है, तथ्यों पर आधारित है। तो ये सिद्ध करता है, यस, लिसनिंग स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग स्किल्स। तो इस कहावत के बाद बात करते हैं, एक निष्कर्ष हमने निकाला, लिसनिंग स्किल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? उस कथन के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला है, जो कि मार्क ट्वेन ने दिया है, लिसनिंग स्किल की सिग्निफिकेंस के बारे में, लिसनिंग स्किल की इंपॉर्टेंस के बारे में। और लेवल ऑफ लिसनिंग है, आप सुन रहे हैं। आज परिस्थिति ऐसी है कि मैं स्पीकर हूँ, आप लिसनर हूँ। हमेशा ऐसा नहीं है
हो सकता है कोई कल ऐसा हो कि मैं लिसनर हूँ, आप स्पीकर हो। इस परिस्थिति में, इस दशा में, ये जो लेवल्स है लिसनिंग के, कोई भी देयर आर 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। व्यक्ति या तो इस प्रकार का लिसनर होगा, या इस प्रकार का होगा, या इस प्रकार का होगा, या इस प्रकार का। कौन कौन सा हो सकता है? पहला नॉन लिसनिंग। हो सकता है आप में से कोई नॉन लिसनर हो, बोल रहा है तो बोलने दो, बोलता रहेगा, चला जाएगा, सर्टिफिकेट लेना, वर्कशॉप है। तो कुछ इस लेवल में, इस स्तर में भी होंगे नॉन लिसनर्स। हमेशा ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, हर व्यक्ति की का लेवल अलग अलग है लिसनिंग का। तो हम में से कुछ, हम सब में से कुछ नॉन लिसनर्स स्थिति में, वो साइकोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है। हो सकता है कोई घर से, कोई बहुत बड़े स्ट्रेस से आया हो, कोई ऐसी परिस्थिति में हो, तो अपने आप ही वो चाहकर भी नहीं सुन सकता। वो कंसंट्रेट करना चाहेगा, अपने मन को एकाग्र करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। तो he may be in the category of non-listeners. Second one is active listening. जागरूकता के साथ सुनना, पूरी तरह जागरूकता के साथ सुन रहे हैं। लेकिन जागरूकता के साथ सुनने का अर्थ ये नहीं है केवल जागरूकता से सुन रहे हैं, लेकिन क्या उसकी ग्रहणशीलता पूर्ण है? मे भी और मे नॉट भी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आगे बात करते हैं अगला, मार्जिनल लिसनर्स। आंशिक रूप से उधर मोबाइल पर भी लगे हुए हैं, उधर सुन भी रहे हैं, कम्युनिकेशन दोनों हो रहा है। इस कम्युनिकेशन का ये यहाँ भी संप्रेषण है, वहाँ भी संप्रेषण है। तो मार्जिनल 40%, वहाँ जवान है 60%, यहाँ ग्रहणशीलता हो सकता है। लेकिन बेस्ट टाइप ऑफ लिसनिंग इज नोन एज इवैल्यूएटिव लिसनिंग। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, इवैल्यूएटिव लिसनिंग, जो कि साइमल्टेनियसली विद लिसनिंग वी हैव टू इवैल्यूएट, कि साथ साथ सुनने के साथ साथ हमारा मस्तिष्क साथ साथ इवैल्यूएशन भी करता रहे। तो ये 4 स्तर हैं, हम सब इन चारों स्तर में किसी न किसी स्तर में अभी होंगे, लेकिन इन सब में अच्छा स्तर माना गया है एज पर द एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों के अनुसार, कि इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज द बेस्ट टाइप ऑफ लिसनिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग बेस्ट टाइप ऑफ लिसनिंग है। आगे चलते हैं, बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, क्योंकि टीचर्स है ना, और उधर क्या अवरोध क्या है, बैरियर्स ऑफ लिसनिंग। यहाँ से वर्कशॉप कार्यशाला को पूर्ण करने के बाद सब अपने व्याख्यानों में लीन हो जाएंगे, क्लासरूम टीचिंग है जिस भी विषय के हम हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे लिसनर्स हैं, यदि हम अपनी सामग्री यदि उन तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, इट मीन्स लिसनिंग में कुछ ना कुछ अवरोध हो रहा है, वो नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ग्रहणशीलता उनकी नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है बात करना अबाउट द बैरियर्स ऑफ लिसनिंग। ठीक समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड इन एन एफिशिएंट वे, वी डिवाइड ऑल द बैरियर्स इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। हम जितने भी बैरियर्स हैं उन बैरियर्स को 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी फंडामेंटल बैरियर्स, मूलभूत अवरोध, वो ना लिसनर के नियंत्रण में है, ना ही स्पीकर के नियंत्रण में, मूलभूत है, फंडामेंटल बैरियर्स है। आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज फंडामेंटल बैरियर्स। दूसरे हैं बैरियर्स रिलेटेड टू स्पीकर, स्पीकर से संबंधित बैरियर्स, कि कुछ कमियां स्पीकर में भी हो सकती हैं, जिन कमियों के कारण संप्रेषण अच्छा ना हो सकता है स्पीकर ही पैदल हो सकता है ना। तीसरा वीकनेसेस ऑफ द लिसनर्स, अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूँ, फंडामेंटल बैरियर्स के बारे में बात करेंगे, बैरियर्स रिलेटेड टू स्पीकर, और उसके बाद तीसरे भाग में बात करेंगे बैरियर्स रिलेटेड टू लिसनर्स। पहले से शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज स्पीड गैप। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल बैरियर। ये एक मूलभूत अवरोध है इस संप्रेषण की प्रक्रिया में, संप्रेषण की विधि में, जिससे कि जो स्पीकर अपनी बात पहुंचाना चाहता है पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा पाता। स्पीड गैप। गैप मीन्स देयर आर 2 एंड्स। जहां गैप की बात आ जाए, 2 किनारे हैं ना, कि गैप बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये क्या है? गैप बिटवीन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। परमात्मा ने, रचयिता ने, उस क्रिएटर ने हमें इस प्रकार का बनाया है कि कोई भी व्यक्ति विशेष जिसकी स्पीकिंग एबिलिटी है, शब्दों की जो फ्रीक्वेंसी है,
वो 40 से 60 शब्द प्रति मिनट बोल सकता है। अगर 60 शब्द प्रति मिनट बोलेगा तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोलेगा। अगर 40 शब्द प्रति मिनट बोलेगा तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे उस तरह से बोलेगा। लेकिन जो सुनने की क्षमता है वो लगभग 126 शब्द प्रति मिनट है। तो दोनों क्षमताओं से मेरा अर्थ है our speaking ability, in between our speaking ability and in between our listening ability, एक गैप एक नेचुरल है, we cannot control, हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए इस क्षमता में डिफरेंस के कारण हमारे मस्तिष्क को इधर उधर भटकने का, इधर उधर जानने का समय मिल जाता है, जिस कारण से अवरोध पैदा हो जाते हैं। नहीं तो अगर बिल्कुल मैच करते हैं तो 100% वही होता जो कि बोला जा रहा है, वही सुनता है व्यक्ति विशेष। These are the evidences as per the research studies। शोध के आधार पर तो ये स्पीड गैप है, बोलने और सुनने की क्षमता का जो अंतर है, ये एक फंडामेंटल बैरियर है, ये एक मूलभूत अवरोध है ग्रहणशीलता में, जिसको कि चेंज किया जा सकता। अगला है एक्टिवनेस। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैरियर है, फंडामेंटल बैरियर है। हमारी स्किल्स कितनी है? अपने स्किल्स कितनी है? कौन सी? रीडिंग। सर रीडिंग स्किल है, सामने है, एक एक करके करते हैं बात। सर रीडिंग है, आपके सबके सामने किताब है, गर्दन भी घूम रही है, आई बॉल भी उसके साथ साथ अक्षर के साथ घूम रहे हैं। दिस रीडिंग स्किल इज एक्टिव इन नेचर। एक्टिव मींस इन्वॉल्वमेंट अधिक है। सेकंड स्किल इज राइटिंग। राइटिंग स्किल भी एक्टिव इन नेचर है, प्रकृति से एक्टिव है। पेन चल रहा है, मूव हो रहा है, हाथ मूव हो रहा है, गर्दन भी मूव हो रही है, आई बॉल्स मूव हो रहे हैं। तीसरी स्पीकिंग, लिप्स मूव हो रहे हैं, टंग मूव हो रही है, जेस्चर्स भी है, पोस्चर में चेंज हो रहा है, हाथ इधर जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो मूवमेंट हो रही है, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। लेकिन लिसनिंग स्किल इज 100% पैसिव इन नेचर। आप तो बैठे हुए ना, और इंडियन कंडीशंस में तो हम ऐसा बता देते हैं बच्चों को। स्कूल डेज अपने याद कीजिए, जब हम पढ़ते थे, अध्यापिकाएं हमारी कहीं ऐसी होती, सीधा बैठ जा, फिर क्यों रहा है, वो और पैसिव बनाती। जितना व्यक्ति पैसिव बनकर बैठेगा उतनी ही ग्रहणशीलता कम होगी। आप YouTube पर लेक्चर देखिए, किसके? यूरोपियन कंट्रीज के या वेस्टर्न कंट्रीज के। बैठा है, सामने बर्गर भी रखा है, खा भी रहा है, सुन भी रहा है, उधर खड़ा हुआ, सामने चाय लगी है, चाय भी लेकर आ रहा, पी रहा, सुन रहा है। यदि जितना एक्टिव बनाएंगे लिसनिंग को, उतनी ही ग्रहणशीलता अधिक होगी। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक भी ये चला ना कि पैसिव। टीचर, अध्यापक अपनी इंसल्ट समझता है। अगर कोई मेरी क्लास में मिल गया, इसका मतलब ये मेरी तौहीन है, ये मेरा अपमान है। इस तरह की मान्यताएं हैं। लेकिन यह एक गैप है बहुत बड़ा कि जो 3 स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो तीनों एक्टिव है, और जो लिसनिंग स्किल है दैट इज पैसिव इन नेचर। अगर ग्रहणशीलता बहुत अच्छी बनानी है, वी हैव टू मेक इट पैसिव। तो हमें बनाना चाहिए इसको पैसिव। तो एक और कर लेते हैं बात, एडजस्टमेंट एंड अकोमोडेशन। अपना अनुकूलन न कर पाना। हर स्पीकर की शैली अलग होती है, हर स्पीकर के, हर वक्ता के शब्द अलग होते हैं, हर स्पीकर की भाषा अलग होती है। तो कई बार लिसनर उसके साथ तालमेल नहीं बना पाता है। उस कारणवश एक बैरियर है, जिसको कि स्पीकर ना तो अपनी भाषा को बदल सकता, स्पीकर के लिए शैली भी बहुत जल्दी बदलना बहुत मुश्किल है। तो ये 3 है फंडामेंटल बैरियर्स, दे कैन नॉट चेंज, वी ओनली हैव टू अकोमोडेट। हमें इनका अनुकूलन ही करना, अनुकूलन करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अब किसकी बात करें? अब किसके बात? रिलेटेड टू स्पीकर। मैं सर आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल जानना चाह रहा हूँ कि जो मैं सामग्री पहुँचाना चाह रहा हूँ कि पहुँच रही है। मैं बीच में यदि कुछ पूछता हूँ तो उसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि आई एम टेस्टिंग यू। वी ऑल आर एट द सेम स्टेज। रिलेटेड टू स्पीकर, वॉइस, आवाज। सामान्य सी बात करेंगे, व्यंग्यात्मक उदाहरणों के साथ बात करते हैं। वॉइस, कई आपने टीचर्स भूतकाल में प्रवेश कर जाइए,
जीवन में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक ऐसे टीचर बहुत मिले होंगे। कोई बिल्कुल बोल रहे हैं मैं आज आपको तो पूरी कक्षा में कंपटीशन होगा, झगड़ा होगा, सबसे अगली लाइन में मैं बैठूंगा क्योंकि पीछे कुछ सुनना ही नहीं, टू लो वॉइस। और कई ऐसे आज मैं पढ़ाऊंगा तो झगड़ा होगा, आगे कान फोड़ देगा, पीछे बैठोगा। सामान्य से व्यंग्यात्मक एग्जांपल्स है ना। तो सम की ऑप्टिमल वॉइस होनी चाहिए। टू लो भी हार्मफुल है, टू हाई भी हार्मफुल है। कईयों को भ्रम रहता है कि मैं बहुत ही तेज तरार पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं। ऑप्टिमल वॉइस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन इज स्पीड। स्पीड की चर्चा, वो स्पीड गैप की बात अलग थी, ये स्पीड गैप की बात, ये स्पीड की बात अलग है। स्पीड मीन्स फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट। बहुत अधिक तेज बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और बहुत स्लो होगा, शब्दों के बीच में अंतराल होगा। आज मैं तो बच्चे को होनी मार कर कहेंगे ये बोलेगा, ऐसा देखा बच्चे कहेंगे कि अब ये बोलने वाला, वो अंदाजा, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि अब ऐसा चलने वाला है ना। ऐसा एग्जाम्पल देते रहे होंगे कभी, एक आध टीचर तो हम सबको टकराए होंगे। तो स्पीड भी ऑप्टिमल हो, नई बात नहीं है, सामान्य सी बात है, हम सब जानते हैं। वी आर रिवाइजिंग, रिपीट कर रहे हैं। कुछ नई बातें हो तो ग्रहण करते रहिए, नहीं तो आप सबके सामने ये स्लाइड आप सबके सामने है। नेक्स्ट इज एक्टिवनेस ऑफ स्पीकर। एक्टिवनेस ऑफ स्पीकर से अर्थ है यानी जागरूकता, मूवमेंट से संबंध है इसका। एक्टिवनेस स्पीकर, कई तो एक पोस्चर लेते हैं कोई स्पीकर और 1.5 घंटा नहीं खड़े खड़े पूरा भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव यही है क्या? और कुछ ऐसे भी टीचर्स आपको मिलेंगे, कभी वहां गए, कभी वहां गए, कभी वहां गए, कभी वहां गए। तो वहां भी कंपटीशन का वो अब राइट जाएगा, अब लेफ्ट जाएगा। तो मूवमेंट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टू एक्टिव भी नहीं होना चाहिए, और एक कांस्टेंट पोजीशन में भी नहीं होना चाहिए। सामान्य सी बात है, किसी को एक नॉर्मल मूवमेंट होना चाहिए। एक खड़े खड़े लेक्चर दोगे प्रभावशाली नहीं होगा, बैठकर लेक्चर देंगे प्रभावशाली नहीं होगा, चाहे कितना भी अच्छा वक्ता हो। एक ऑप्टिमल मूवमेंट होना चाहिए। जेस्चर, इसके बाद एक आएगा पोस्चर। जेस्चर और पोस्चर में, पोस्चर मींस पूरे शरीर की जो एक आकृति होगी, दैट इज नोन एज पोस्चर। जेस्चर मींस दैट इज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर ऑर्गन। किसी का होता नहीं है कि हर सेंटेंस के बाद ताली बजाएगा, दैट इज जेस्चर ऑफ द इंडिविजुअल। या मुंह की एक शेप अलग बनाने की वो हो, तो डिस्ट्रैक्टिंग जेस्चर्स को अवॉइड करना चाहिए। दीज आर नोन एज डिस्ट्रैक्टिंग जेस्चर्स। अगला है आई कॉन्टैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण बात है आई कॉन्टैक्ट। आपने ऐसे जो अध्यापक देखे होंगे, नई नई नियुक्ति होती है और भूतकाल में कोई अनुभव नहीं होता, बच्चों को हायर एजुकेशन के बच्चों को फेस करना। यहाँ तो बच्चे बहुत सीधे साधे हैं। हरियाणा जैसे उत्पाती बच्चों के सो फेस करना इतना आसान नहीं है। तो वो पूरा का पूरा छत को देखकर लेक्चर दे डाला। बच्चे भी देखना है इस पंखे में क्या है। ये भी हो सकता है। आई कांटेक्ट दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के आंख में आंख गाड़ के पूरा लेक्चर दे डाला। वो कहेगा कि भाई मेरे पीछे पड़ गया। आप प्रश्न उठा कि कैसा आई कांटेक्ट हो। एज पर रिसर्च एविडेंसेस बात करें ना कि जो साइकोलॉजी क्या कहती है, मनोविज्ञान क्या कहता है कैसा आई कांटेक्ट हो। एक अध्यापक का आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को लगे कि सबको देखा जा रहा है और किसी को भी नहीं देखा जा रहा। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है कि सबको देखा जा रहा है, किसी को भी नहीं देखा जा रहा। इस तरह का आई कांटेक्ट होना चाहिए कि सब विजन में हो और हम कोई भी विजन में ना हो। इस तरह का एक मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट वन इज पोस्चर। पोस्चर में से अटपटा पोस्चर ना हो, क्रॉस लेग्स हैं, ये है, पोस्चर भी ठीक ठाक हो। अब किसकी बात करें?
वो पैदा ही उस रिजेक्टिंग टाइम के साथ हुआ। मैडम कहेगी मुझे साइंस से एलर्जी है, सर कहेंगे मुझे इससे एलर्जी है। उस क्षेत्र में, उस विषय में चाहे कितना भी प्रगाढ़ विद्वान क्यों न आ जाए, नहीं समझ जाएंगे, नहीं सुनेंगे। यह भी, और हर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको भी सब विषय अच्छे लगते हैं। हर कोर्स में भी रिजेक्टिंग सब्जेक्ट के लेक्चर हुए होंगे, आपके भी तो ऐसे कई लेक्चर हुए होंगे कि आपके जीवन में रिजेक्टिंग सब्जेक्ट आ जाए, कहाँ से लेक्चर हो जाए। हो सकता है ये विषय कुछ के लिए रिजेक्टिंग सब्जेक्ट हो, यह भी तो हो सकता है कि जीवन कौशल, अरे क्या जीवन कौशल सामना की बात है, ये भी तो हो सकता है। नेक्स्ट वन इज नो ऑल टाइम। हम सब जानते हैं, कौन से नहीं बता रहा राजू को नो नहीं सुनेगा। आप में से कुछ मैनेजमेंट के प्रोफेसर होंगे, तो मैनेजमेंट में जो एसेंशियल एक विषय है वो कहेंगे रोज तो मैं पढ़ाता हूं, मेरे से भी कम बता रहा, तो क्यों? आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूं, मेरे लिए कुछ नया नहीं। तो तीनों की हमने बात की, अब बात करते हैं। तो ये था लिसनिंग। अब इंप्रूविंग लिसनिंग स्किल्स, एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा सुनने वाला, एक अच्छी ग्रहणशीलता को कैसे विकसित करें, एक अच्छा सुनने वाला हम कैसे बने। वाई नॉट फ्री, बीइंग प्री ऑक्युपाइड, पहले से ही मन में बना ले, पूर्वाग्रह ना, तो पहले से मन बना लिया। ऐसा कई बार होता है कि पहले से मन बना लेते हैं किसी के बारे में। नेक्स्ट वन इज बाय बीइंग ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड रहे हम, संकुचित विचारधारा ना रखें, ओपन माइंडेड इंटरेक्शन हो। नेक्स्ट वन इज मिनिमाइजिंग इंटरप्शंस, अवरोध कम से कम पैदा करें। कईयों की आदत होती है ना, हर सेंटेंस के बाद क्वेश्चन पूछेगा, हर सेंटेंस के बाद क्वेश्चन पूछे, क्वेरीज, वो आदत भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो इवैल्यूएटिव बेस्ट टाइप ऑफ लेवल कौन सा था? इवैल्यूएटिव लिसनर था। वो इवैल्यूएटिव लिसनर तो लास्ट में अपना संग्रह करके रखेगा, लिख लिए सर लिख रहे हैं मैं क्या क्या पूछूंगा, ठीक है, लास्ट में सब पूछेंगे, ठीक। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव, ये दिस इज द बेस्ट। सुने, उसका इंटरप्रिटेशन करें, फिर उसको समझें, जो मैसेज आपको मिल रहा है। ये तीनों गुण हो यदि हमारे लिसनिंग में, दैट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट टाइप ऑफ लिसनिंग, उसको बेस्ट टाइप ऑफ लिसनिंग कहा गया है। इफेक्टिव लिसनिंग इज हियरिंग, इंटरप्रेटिंग, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एंड रिलेटिंग टू इट, दिस कंसीडर्ड एज द बेस्ट टाइप ऑफ लिसनिंग। तो ये सामान्य सी बात थी। बाय आस्किंग क्वेश्चंस, एक अच्छा लिसनर क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसके दो ही अर्थ हैं, या तो सब कुछ समझ गया या कुछ भी नहीं समझ में आया। जब अच्छा लिसनर हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी बात करेंगे, लाइफ स्किल्स की बात कर रहे थे। उस लाइफ स्किल्स में से एक जीवन कौशल की बात कर ली हमने, संप्रेषण कौशल। और संप्रेषण कौशल का भी जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो कि सबसे अधिक घटित होता है हमारे जीवन में, लिसनिंग स्किल, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। अब बात करते हैं इसके बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। है कम संप्रेषण कौशल का ही पार्ट, लेकिन कुछ ज्ञान होना चाहिए। एक कहावत आपने सुनी होगी, if speaking is silver, listening is gold। सुना होगा कहावत। और इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है, वर्ड्स में लाई, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन नॉट लाई। शब्दों से आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन शक्ल सूरत से, पोस्चर जेस्चर से बेवकूफ नहीं बना सकते। तो कुछ ऐसे जेस्चर पोस्चर्स की बात करेंगे। पहले तो 5 प्रकार के जो फेसेस हैं, आमतौर पर किसी ना किसी का फेस होगा। इस प्रकार का फेस है आप सबके सामने। इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द कंटेंट्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स इन द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आई ओनली कोटेड फ्यू। कुछ संकलन किया गया है जो आपके अनुरूप है, काम आने की संभावना जिसकी रहती है, उसका संकलन किया गया है सामने आपके, कि इस प्रकार के फेस वाले व्यक्ति
इस आकार के व्यक्ति लगभग वो सोशल वर्कर अच्छे कार्यकर्ता माने गए। ऑल आर ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे स्टडीज, जो सर्वेक्षण अध्ययन सर्वेक्षण अनुसंधान हुआ है उसके आधार पर ये सब है। और ये रिलायबल बाय बिहेवियर, एक विश्वसनीयता होते हैं, उनके व्यवहार में विश्वसनीयता होती है। और अगला है सिंपल, बहुत ही सिंपल से व्यक्ति होते हैं, बहुत अधिक मॉडर्न टाइप नहीं होते। और है कि हार्ड वर्कर, एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हैं। इस फेस की बनावट होती है, संरचना होती है। अगला उनका फेसेस लाइक दिस, आपने इस प्रकार के फेस में देखे होंगे। इस प्रकार के फेसेस एक राजस्थान की एक पर्टिकुलर जगह पर इस तरह के अधिक फेसेस इस तरह का है। ईगो, अहंकार से परिपूर्ण होते हैं। डोंट हार्म, अहंकार तो है लेकिन किसी का नुकसान कभी नहीं करते। ये डिस्टर्ब, अगर उनको कोई तंग करता है, डिस्टर्ब करता है तो छोड़ते भी नहीं, हेल्प करते हैं। और फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती बहुत सफल नहीं रहती, एक सफल दोस्त साबित कभी नहीं होते, ऐसा माना गया है। अचीवर्स, लेकिन जीवन में अचीव बहुत करते हैं, सफलता बहुत मिलती है ऐसे लोगों को। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ फेसेस। थर्ड टाइप ऑफ फेसेस, दिस टाइप ऑफ फेस नॉट स्टेबल, स्थिर नहीं होता दिमाग उनका, कभी यहाँ, यानी माइंड इज वेरी जंपी इन नेचर, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ है, लेकिन अच्छे दोस्त साबित होते हैं। दे एक्ट लाइक गुड फ्रेंड्स, ये जीवन में अच्छे दोस्त बनकर दिखाते हैं। फेस ऐसा भी हो सकता है, दिस टाइप ऑफ फेस बहुत बातूनी होते हैं, बहुत अधिक बोलते हैं। जी सवाल है जी, लेस एज, लेकिन सर्वेक्षण ये भी कहता है कि इनकी उम्र थोड़ी दूसरों की तुलना में कम पाई जाती है। और लेकिन जो सबसे रजस डोमिनेटेड, रजस गुण की अधिकता होती है, रजस गुण से अर्थ है कि एवरी इंडिविजुअल हैज 3 यूनिवर्सल मोड्स। जो प्राकृतिक मोड है हम सब में 3 है, सत्व, रजस, तमस। जिस व्यक्ति विशेष में सत्व की अधिकता होगी, द इंडिविजुअल विल बी फुल ऑफ प्योरिटी एंड एनलाइटमेंट, प्रकाशवान जवान होगा। जिसमें रजस की अधिक हो मात्रा होगी, द इंडिविजुअल विल बी फुल ऑफ वासनास एंड क्रिया, जो वासनाओं क्रियाओं से भरा होगा। जिसमें तमस की अधिकता होगी, द इंडिविजुअल विल बी डल माइंडेड, वो जड़ बुद्धि होगा, वो नहीं होगा। हम सब में तीनों यूनिवर्सल मोड होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जिसमें सत्व ना हो, ऐसा कोई भी नहीं जिसमें रजस ना हो, ऐसा कोई भी नहीं जिसमें तमस ना हो। लेकिन हर व्यक्ति विशेष में अनुपात अलग है। किसी में सत्व की मात्रा अधिक होती है तो हम कहते हैं बड़ा संस्कारवान व्यक्ति, अच्छे संस्कार है इसके, अच्छा। और जिसमें रजस और तमस की अधिकता होती है हम कहते हैं बड़ा खुरापाती है, संस्कार विहीन व्यक्ति है। इसमें आउट ऑफ दीज 3 यूनिवर्सल मोड्स, इन तीनों यूनिवर्सल मोड्स में से रजस डोमिनेट करता है इस आकृति में। नेक्स्ट वन इज इस तरह का से बहुत अच्छे चरित्र के माने गए हैं। आमतौर पर महिलाएं होती हैं इस तरह से, फियरलेस, निडर, डरते नहीं है, डरती नहीं है, और कम से कम समय में अपना कार्य पूरा करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि कुछ हद तक हम बॉडी लैंग्वेज से, शक्ल से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं। नाम लंबा हो, अच्छी बात है। एक और महत्वपूर्ण बात हो सकता है इसमें से कुछ नई बातें आए, हैंडशेक। अभी तो जो कोविड पैंडेमिक है, ये विश्वव्यापी महामारी, हाथ मिलाना उलाना बंद कर दी, लेकिन फिर भी चाहते होगा शुरू तो समय के बाद हाथ मिलाने के ढंग बहुत कुछ प्रदर्शित कर देता है। ये देखिए हाथ मिलाना, इस प्रकार का हाथ मिलाना कि कोई भी होगा दोनों हाथ से मिलाएगा। इट मीन्स वो आत्मीयता के साथ आपको इससे जुड़ना चाहता है। लेकिन इट मीन्स ही और शी इज गिविंग रेस्पेक्ट टू यू, बट एडवांस इन केस ऑफ ह्यूमन, कोई बहुत दिनों से आपसे जानता है, वो मिला है तो पॉजिटिव है, कोई नया आदमी मिलाएगा दैट क्रिएट नेगेटिव है। तो डिपेंड करता है कितने दिन से आप उसको जानते हैं। लेकिन ये जो वे ऑफ शेकिंग हैंड है, ये है कि ही और शी इज गिविंग रेस्पेक्ट टू यू। अब इम्पोर्टेंट काम की बात, इस प्रकार का हाथ मिलाना है
हाथ मिला रहा है, मिलाकर आपका हाथ नीचे कर दिया, इट मींस वो आपको बहुत अपने से निम्न स्तर का समझ रहा है, डोमिनेटिंग है कि हाँ मेरे सामने तू क्या। दूसरी तरफ यही है, हाथ मिलाया, उसने आपको ऊपर दे दिया, छोटा बनकर रह रहा है, ही इज गिविंग रेस्पेक्ट, आपको बड़ा मान रहा है, आपको आदर दे रहा है। ये नेचुरल है, पोस्चर ऐसा है कि अपने आप ही इस तरह का डाउनवर्ड का अलग मीनिंग है, अपवर्ड का अलग मीनिंग है। और ये है इस प्रकार का हाथ कि किसी का हाथ ऐसा लगेगा जैसे कि चूहे को पकड़ लिया, मुलायम सब पकड़ लिया। नहीं बिल्कुल, बड़े 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 वीक प्रकृति के लोग होते हैं। बट सर्वे स्टडी शोज अबाउट राइटर म्यूजिशियन, ऐसा नहीं, ऐसे ही बहुत ही कोमल हाथ राइटर के, एक अच्छा लेखक के, म्यूजिशियन के, सर्जन के, एक अच्छा सर्जरी करने वाले के हाथ भी ऐसे होते हैं। और बच्चे के तो होंगे, वुमेन के, महिलाओं के तो ऐसे ही हाथ होंगे। उसका अर्थ ये नहीं है कि शी इज ए वीक लेडी, उसका अर्थ ये निकाले कि बहुत कमजोर प्रकृति की वीक, कमजोर प्रकृति की। हैंडशेक देखिए सर, क्या क्या इंटरप्रिटेशन, थोड़ा डिस्कशन ही कर रहे हैं, क्या इंटरप्रिटेशन। जो हाथ मिलाना है ये स्वयं से बाहर करके हाथ मिला रहे हैं। वो आपकी ओर बढ़ रहा है सर, वो सामने वाला ये ही अगर हाथ मिलाते हो तो आपका हार्ट ये बैंड होता है, फ्लेक्स होता है, इट मींस आप नजदीक आना चाह रहे हैं। और आप ये कर रहे हैं, मींस यू आर नॉट फ्लेक्सिंग योर हैंड, इट मींस यू आर डिनाइंग, यू आर दूर जा रहे हैं उसको। फिर हमारे में से एक टीचर है, वो ऐसे हाथ को दबाएगा और झटका देगा कि अभी बात करेंगे, अभी करेंगे सर, बात करेंगे। इसको देखिए, इट मींस दिस इज द बेस्ट वे। यदि कोई आपका शुभ चिंतक है, अपने आप ही उसका हाथ, अपने आप दुख दर्द में अपने आप आ जाएगा, इट इज नेचुरल, नेचुरल। कि आदमी उससे बचा करेंगे, इससे दूर रहो, ठीक है ना। लेकिन वो डोमिनेटिंग नेचर होता है, ये डोमिनेट करता है मैं, तो जिसकी भी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होगी वो ऐसा करेगा। ये इसका बताइए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका आंसर चाहिए। समझना चाह रहा है, यही तो भ्रम पैदा करता है सर। मान लीजिए कोई बच्चा आपके सामने है, इंडेक्स फिंगर तर्जनी यहाँ रखी है, मिडिल फिंगर यहाँ रखी है, रिंग फिंगर यहाँ रखी है, और लिटिल फिंगर है, अंगूठा है, इसका मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो कुछ नहीं सुन रहा है। हम सोचते हैं कि अरे बड़े ध्यान से सुन रहा है जी, और कोई बनावटी सुनने का प्रयास करेगा तो टीचर को दिखाएगा ना। नमस्कार, दिस इज द बेस्ट वे टू डू नमस्कार। अभी बहुत कहानी है, शी इज गिविंग रेस्पेक्ट, हल्का सा झुकता है तो कोई नई बात नहीं। सी द फिट, ये महिला बाध्यता में नमस्कार कर रही है, लेकिन हल्का सा लीन, इट मींस अवॉइड, अपने आप ऐसे होगा। अगर कोई दूरी बनाना चाहेगा, अवॉइड करेगा, पसंद नहीं करता है तो नमस्कार तो करेगा, लेकिन ऐसे होगा, हल्का सा, मामूली सा 2-3 इंच बैंड होगा। ये नेताओं वाला नमस्कार है, मतलब कंधे इस तरह से, अहंकार से भरा नमस्कार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, सबसे महत्वपूर्ण बात, और आप देखेंगे कि 70% नमस्कार इसी तरह से किए जाते हैं। आपको कोई मिला नहीं, हथेली नहीं मिलती, क्या मीनिंग इसका मीनिंग क्या हुआ? साइकोलॉजी कहती है इसका मीनिंग हुआ वो आपको नापसंद कर रहा है, केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है। अगर नमस्कार में हथेलियां नहीं मिलती हैं और सर इसका मतलब बेवकूफ बना रहा है।
एग्जाम्पल ऑफ इमिटेशन, अगर कोई बात करते करते अपने आप ही हाथ ही जाता है, हाथ उठता है, अगर हाथ उठता है तो बराबर का मौका दे रहा है कि भी आप भी पार्टिसिपेट करो। ऐसे नहीं, वो तो है कि कुछ कहेगा तो हाँ बोलिए भी, लेकिन बात करते करते भी हाथ को मूवमेंट होगा, इट मींस ही और शी इज इनवाइटिंग यू। छोड़ते हैं, बहुत लंबी कहानी। तीसरी बात, रिलेशन डेवलपमेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात। आई एश्योर यू, मुझे पूरा विश्वास है ये आपके लिए बिल्कुल नई होगी, एक भी चीज इसमें से कहीं देखी हुई नहीं होगी। रिलेशन डेवलपमेंट, मेरा पहला प्रश्न, क्या उन दो व्यक्तियों के बीच दोस्ती हो सकती है जो बहुत अधिक बोलते हैं? बहुत कम संभावना है, बहुत कम संभावना है। क्या उन दो व्यक्तियों के बीच में दोस्ती हो सकती है जो बहुत चुप रहे, बोलते ही नहीं? बहुत कम संभावना है। तीसरा प्रश्न, क्या उनके बीच में दोस्ती हो सकती है एक बहुत अधिक बोलता है, एक बहुत कम बोलता है? प्रबल संभावना है। होंगे अच्छे लोग, शादी से पहले लड़के जन्म पत्री मिलाते हैं ना, जन्म पत्री, वो जन्म पत्री वही है ना, अपोजिट पोल्स। जैसे कि फिजिक्स में प्रिंसिपल है अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, उसी तरह से बिहेवियर में भी, व्यवहार में भी अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। समान व्यवहार का व्यक्ति किसी को आकर्षित कर ही नहीं सकता, विपरीत गुण होंगे वो आकर्षित करता है। जन्म कुंडली नहीं कि अच्छा लड़ाई झगड़ा ना हो, तलाक की नौबत ना आए, उसके लिए जन्म पत्र है कि एक ऐसा है तो दूसरा वैसा है। लेकिन इसको अब अच्छी भाषा में बात करते हैं इसकी। दैट डिपेंड्स ऑन आवर नेचर, वो हमारी प्रकृति पर निर्भर करता है, हमारे रिश्ते हमारी प्रकृति की, मैं किस नेचर का हूँ, हम किस नेचर के हैं, हम किस प्रकृति के हैं। Our nature depends on our fundamental behavior, हमारी प्रकृति हमारे मूलभूत व्यवहार पर निर्भर करती है। यानी सब कुछ रिश्तों में हमारे मूलभूत व्यवहार पर निर्भर करता है कि हमारा मूलभूत व्यवहार। मैडम टाइम है ना, कितना है ना, कब तक का है? 3 दिन होने वाला है सर। नहीं, कब तक चलेगी क्लास में? आपका हाँ, 1 बजे 1 बजे तक है ना? क्या टाइम है? 12:30 ठीक है ना, टाइम है ना? अच्छा, तो फिर मैडम पहले बता, स्लो चलते हैं, अभी बहुत अच्छी बातें करते हैं। यस सर। सब खजाना खुलेंगे, उसको खोला जाएगा। तो हमारे मूलभूत व्यवहार पर निर्भर करता है। हमारे मूलभूत व्यवहार में 3 विशेषताएं पाई जाती है, ध्यान दीजिए। हमारे मूलभूत व्यवहार में 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज इंक्लूजन, सेकंड वन इज कंट्रोल, थर्ड वन इज अफेक्शन। इंक्लूजन का अर्थ होता है समावेश, समावेश करना। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, हर व्यक्ति नियंत्रण चाहता है, पत्नी भी नियंत्रण चाहती है, पति भी नियंत्रण चाहता है, टीचर भी नियंत्रण चाहता है, बच्चा भी नियंत्रण चाहता है। और तीसरा अफेक्शन, स्नेह। हर व्यक्ति स्नेह करता है, करती है, लेकिन स्नेह करने का तरीका सबका अपना अलग अलग है, अंदाज अलग अलग है। ये तीनों ही इंक्लूजन, कंट्रोल, अफेक्शन, ये 2 प्रकार से घटित होता है, एक्सप्रेस्ड एंड वांटेड। एक्सप्रेस मीन्स अभिव्यक्त कितना कर रहे हैं, दूसरे को दे कितना रहे हैं, और तीसरा क्या है, दूसरा क्या, वांटेड, अपेक्षा कितनी कर रहे हैं, अपेक्षित कितना है। हम दूसरे को जो एक्सप्रेस तो बहुत कम देते हैं और वांटेड अपेक्षा बहुत अधिक करते हैं, हमेशा करते हैं ना, एक को करते रहते हैं। इंक्लूजन मीन्स समावेश। तो समावेश 2 प्रकार का हुआ, एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन, अभिव्यक्त किया गया समावेश, वांटेड इंक्लूजन, अपेक्षित समावेश। ठीक है मैडम, कौन सा विषय आपका? मैथ्स है मैडम, मैथ्स की टीचर। मैडम मैं किसी को भी, अब आपका दुर्भाग्य कि आप सबसे आगे बैठे हो, मैं कभी कभी पात्र बना देता हूँ, लेकिन अच्छे रूप में, अदरवाइज मत लीजिए। मैडम स्टाफ रूम में बैठी हैं, मैडम की इच्छा हुई चाय पीने की, सहेली बगल में बैठी है, पूछा कहाँ जा रही है? बस यहीं जा रही है, बस यहीं जा रही है। चुपचाप उठी है, कैंटीन में चाय चूर पी कर चुपचाप आकर बैठी, तो कहाँ गई? बस यहीं गई। एक्सप्रेस इंक्लूजन, अभिव्यक्त किया गया समावेश कितना है? 0%। अभिव्यक्त किया गया समावेश 0%। ये मैडम है, चाय पीने जाना है, स्टाफ रूम में ढिंडोरा पीट डाला, चाय पीने चलो, हर वक्त पूरा कॉलेज जान गया चाय पीने जाना है। इसका मतलब एक्सप्रेस इंक्लूजन कितना है? 100%। हर व्यक्ति का, दिस रेंज इज फ्रॉम 0 to 100,
किसी का 100% होता है, किसी का 90% होता है, किसी का 50%. दिस रेंजेस फ्रॉम 0 to 100%. ठीक, ये तो था अभिव्यक्त किया गया. अभिव्यक्त किया गया समावेश 0% भी हो सकता है और दूसरे एक्सट्रीम में 100% भी हो सकता है, इन बिटवीन कहीं भी हो सकता है. ठीक, इनका कितना था? 100%. मैडम का यदि 100% होगा वांटेड अपेक्षित समावेश, तो ये बहुत अच्छी लगेगी इनको. कितनी अच्छी लेडी है, सब बताती हैं, छुपाती हैं. अगर इनका 0% अपेक्षित समावेश होगा तो कहेंगी कुछ काम होगा, जहर पिला देगी. कुछ ना कुछ काम होगा मुझसे. हाँ, ये किसको चाय पिलाएगी? ऐसे विचार उठने लगेंगे दिमाग में. चाय कैसे पिला सकती हैं? जरूर आज तो काम होगा, बिना काम के कैसे चाय पिला सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति का व्यवहार किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा हो सकता है. वो कहेंगे शी इज वेरी गुड लेडी, और किसी के लिए नहीं, अच्छी लेडी नहीं. बात वही है, व्यवहार वही है. इसका अर्थ ये हुआ कि जिसका एक अभिव्यक्त किया गया समावेश है वो दूसरे का अपेक्षित समावेश. तो कुल मिलाकर अच्छा रिश्ता हो तभी हो कि हम समझ लें दूसरे का जो अभिव्यक्त किया गया समावेश है अपना एडजस्ट करें, अनुकूल करें, उसके अभिव्यक्त किए गए समावेश से अपना वांटेड समावेश करें. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मैडम की दोस्ती उनसे बहुत अच्छी है, मैडम की दोस्ती उनसे बहुत अच्छी है, और ये दोनों कट्टर दुश्मन है. ऐसा हो सकता है ना. और दोनों को चिंता रहती है कि इसने दोनों को क्या भक्ति दिला दी कि सबसे अच्छा है और मेरे से निबंधित काम है. जो एक्सप्रेस्ड और जो वांटेड इंक्लूजन है, इन्होंने दोनों से मैच एडजस्ट, शी नो हाउ टू एडजस्ट माई सेल्फ, कि मैं अपना जो वांटेड इंक्लूजन है उसको एडजस्ट कैसे करूं. उनका व्यवहार अलग है, इनका व्यवहार अलग है, दोनों के अनुसार एडजस्ट करिए. तो निष्कर्ष में we have to adjust our wanted inclusion as per the expressed inclusion of other individual. जो दूसरा व्यक्ति विशेष है उसका जो अभिव्यक्त किया गया समावेश है उसके अनुरूप हमें अपना अपेक्षित समावेश ढालना होगा, तभी अच्छा रिश्ता स्थापित हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता. पहली बात ये साइकोलॉजी की पहली थ्योरी. अगला क्या है? अगला क्या है? कंट्रोल मीन्स वो कितने प्रकार का होगा? तो एक्सप्रेस्ड कंट्रोल है, वांटेड कंट्रोल. एक्सप्रेस्ड कंट्रोल, एक्सप्रेस कंट्रोल की बात करते हैं. एक्सप्रेस्ड कंट्रोल आपके प्रिंसिपल है, हर व्यक्ति प्रिंसिपल नियंत्रण रखता है. अगर उसका एक्सप्रेस्ड कंट्रोल 100% होगा, गवर्नमेंट ने अगले 4 दिन की छुट्टी डिक्लेयर की इस पैंडेमिक में, तो चुपचाप ड्रॉर में लेटर रख दिया, किसी टीचर को नहीं बताया चुपचाप, क्योंकि वांटेड एक्सप्रेस कंट्रोल कितना है, नियंत्रण कितना 100%. और छुट्टी होने वाली है 5 साढ़े 5, चुपके से बताया 4 दिन की छुट्टी है, क्योंकि उसका एक्सप्रेस कंट्रोल कितना है. दूसरी तरफ वही व्यक्ति विशेष अगर यदि बताता है जैसी लेटर आया मीटिंग कॉल की, उसको भेजा, पियोन को बुलाओ, सबको मीटिंग की, चाय बात पिलाई, छुट्टी 4 दिन के लिए, एक्सप्रेस कंट्रोल कितना है 0%. 0% कंट्रोल है, 0%. किसी टीचर को यही अभिव्यक्ति बुरी लग सकती, यही अभिव्यक्ति अच्छी लग सकती. अगर किसी का वांटेड कंट्रोल 100% होगा, उसको पहला जो उसका एक्सप्रेशन था वो अच्छा लगेगा कि काम से काम रखता है, डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट है. और अगर किसी का 0% होगा तो कहेगा पहले वाले इंसिडेंट के बारे में कितना शांति है, चुपचाप है, नहीं बता दूसरी तरफ जो दूसरी एक्टिविटी की मीटिंग की वो की, तो जिसका वांटेड 100% वो कहेगा अरे प्रिंसिपल की पावर नहीं जानता. तो वही अभिव्यक्ति किसी के लिए सकारात्मक भूमिका अदा कर सकती है, वही अभिव्यक्ति किसी के लिए. इसमें भी इन कंक्लूजन वी कैन से दैट, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि वी हैव टू एडजस्ट आवर वांटेड
control as per the express control of another individual. अब किसकी बात करें? Affection. हर व्यक्ति आगे चलते हैं, किसकी बात कर रहे थे? अफेक्शन, स्नेह। स्नेह का अपना अलग तरीका है। सर का स्टूडेंट पढ़ा हुआ, उसकी शादी तय होगी, शादी तय होगी तो इन्विटेशन कार्ड लेकर आया। इन्विटेशन कार्ड लेकर आया तो इन्विटेशन देने का भी अंदाज सबका अलग अलग हो सकता है ना। बच्चा बोला सर मेरी शादी फिक्स होगी, आना ही आना, नहीं तो आपके बिना फेरे होंगे नहीं, क्योंकि आप मेरे आदरणीय हैं। एक तो ये भाषा हो सकती है। अगर इनका वांटेड अफेक्शन 100% होगा तो ये भाषा बहुत अच्छी लगेगी इनको। अगर इनका वांटेड 0% होगा तो कहेंगे बदतमीजी काट रहा है, इन्विटेशन दे रहा है। वही बात इनके लिए अच्छी होगी, वही बात इनके लिए। दूसरी तरफ वही बच्चा आया, सर प्लीज मेरी शादी है सर, आपको आना ही आना है, आपने इस लेवल तक मुझे पहुंचा, इस तक मैं जो भी हूँ, आज मेरी नौकरी है, उसके पीछे आप हैं। तो लेकिन अफेक्शन कैसा है उसका? उस दशा में यदि इनका 100% होगा तो ये कहेंगे अरे रल्लूलाल इसको कैसे इतना वो। कहने का मतलब है कि वही अभिव्यक्ति किसी के लिए अच्छी हो सकती है, वही अभिव्यक्ति। तो थर्ड कंक्लूजन इज we have to adjust our wanted affection as per the expressed affection of the individual. तो कुल मिलाकर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में हम कहेंगे एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड रिलेशंस। बिना एडजस्टमेंट के हो ही नहीं सकता। चौथे भाग में 5 भाग है, मैडम ने भी आदेशित कर दिया, समय सीमा निर्धारित कर दी है। बस जल्दी से कोशिश करेंगे जितना भी 2 चरण बचे हैं स्किल्स की बात करके। थोड़ा फास्ट डेवलपमेंट ऑफ बॉडी लेयर्स, जीवन कौशल जरूरी है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। वी ऑलवेज ट्राई टू ग्लोरीफाई आवर वन लेयर। शरीर को विभिन्न परतों में, योग की भाषा में बात करें तो शरीर की विभिन्न परतें हैं, उसमें से एक परत के को अपना जीवन गुजार देते हैं। तो उन लेयर्स की बात भी कर लें, उन शेड्स की बात कर लेते हैं, बॉडी लेयर्स। तो हमारी बॉडी लेयर है 3, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी। फिजिकल बॉडी में जो दिखाई दे रहा है बाहर से फिजिकल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, कॉजल बॉडी है। कॉजल बॉडी को इंडियन कहेंगे कारण शरीर, और एस्ट्रल बॉडी को कहेंगे सूक्ष्म शरीर। इन दोनों का ज्ञान भी लेने पहले के साथ साथ लेट अस डिस्कस वन बाय वन, एक के बाद एक चर्चा करते हैं। फिजिकल बॉडी क्या है हम सब जानते हैं, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। जन्म हुआ, वृद्धि हुई, स्टैग्नेशन टेक्स प्लेस, स्थिरता आई, उसके बाद क्षीण होना शुरू हुआ और मृत्यु। मजबूत होगी, उनमें ईगो भी होगा। बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान और जो ऋषि मुनि छोटी छोटी बात पर शाप दे दिया करते थे, इतिहास में साक्ष्य है ऐसे कि जहां इंटेलेक्चुअल शक्ति मजबूत होगी वहां ईगो अपने आप आ जाता है। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन हमेशा रहेंगे। अब लास्ट बात करते हैं कॉजल बॉडी की। कारण शरीर, दैट इज द मेन बॉडी। कॉजल बॉडी इज द मेन बॉडी, दैट इज द सीड बॉडी। बीज शरीर कहते हैं, बीज शरीर। बीज क्या है? बीज रोप दिया, जैसा बीज है, अगर बबूल का है तो बबूल का पौधा ही उगेगा, अगर चंदन का बीज है तो चंदन का पौधा उगेगा। और कर्मास, हमने जो कर्म किए, बीज आर स्टोर्ड इन आवर माइंड। स्टफ जो हमारी एंटायरिटी है ह्यूमन माइंड की, उसमें स्टोर है एज ए फॉर्म ऑफ सीड। These are the blueprint of a plant. It will produce stores. जैसा स्टोर किया है वैसा ही निकलेगा, जैसे कर्म किए हैं वैसा ही होगा। These are subtle impressions in the form of karma. एक कर्मों के impressions हैं, मार्क्स हैं जो कि छप गए हैं चित्त में, एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड में, जिसको कोई नहीं बता सकता। And these control the formation and growth of other two bodies. जो बची हुई 2 बॉडी हैं, कौन कौन सी? इससे पहले इनकी चर्चा हुई है, फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी। और एस्ट्रल बॉडी के 3 उपभाग थे, प्राण में कोश, मनोमय कोश और विज्ञान में कोश।
इन दोनों बॉडीज का फॉर्मेशन और ग्रोथ, इन सब की वृद्धि निर्भर करती है इस पर। तो कुल मिलाकर तो निष्कर्ष क्या निकला? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर सीड बॉडी। सब कुछ। और हम कहते हैं कि ना मैं कभी मिर्च मसाले खाता, ना मैं कभी शराब पीता, ना मैं फिर भी बीमारी होने को झगड़ा हुआ। दैट इज ड्यू टू द कॉज ऑफ सीड बॉडी। एवरीथिंग इज सीड बॉडी। अब अंतिम, मेरे प्रस्तुतिकरण का अंतिम भाग, 5वां भाग, अंतिम भाग, लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट लाइफ स्किल्स। अब इन नटशल कंक्लूजन में स्किल्स की बात करेंगे। देयर आर 8 डिफरेंट स्किल्स, 8 विभिन्न कौशल हैं। किसी भी व्यक्ति को प्रगति करने के लिए इन 8 कौशलों को विकसित करना पड़ेगा। These are known as अष्ट शक्तिज, 8 skills। और वो अष्ट means that is a संस्कृत word, अष्ट means 8 skills। I will discuss one by one, एक के बाद एक की चर्चा करते हैं। 8 different life skills। First one is power to distinguish and discriminate, भेद और पृथक करने की शक्ति। What is right, what is wrong। This skill is most important life skill of our विवेक। मतलब जो विवेक प्रेस आता है, एक वाक्य है, निर्जीव विवेक जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। What is true, what is false, क्या गलत है, क्या सही है, उसको ज्ञात कर लेना। Second one is power of good judgment, अच्छा निर्णय लेने की शक्ति। Every individual cannot take good decisions। कुछ व्यक्ति विशेष अच्छा निर्णय लेने के लिए माने जाते हैं, क्योंकि यह स्किल है, उनकी विकसित है। क्या रिजल्ट होगा? We can recognize strength and weaknesses. What is the? This is the weakness of this decision. This is the strong point of this decision, and we act accordingly. We act appropriately, और वैसे ही हम act करते हैं। Third one is power to withdraw from the senses. This life skill is also required. अपने इंद्रियों को समेटने की शक्ति, नियंत्रित करने की शक्ति। Becoming introvert from it. Fourth is power of tolerance. सहने की शक्ति, सहने की कौशल, सहने का कौशल। What do we have to tolerate? किसको टॉलरेट करना है? टॉलरेट किसको करना है? We have to tolerate the weaknesses of others. No individual in this nature is complete. कोई भी व्यक्ति विशेष इस संसार में पूर्ण नहीं है। मैडम लगभग पूरा हो गया, बता दीजिए। सर बस थोड़ा सा, नहीं अभी टाइम है ना? कंटिन्यू करिए। तो tolerance, so we have to tolerate। क्या ऐसा कि राजयोग से संबंधित? हाँ, yes। नहीं, राजयोग से संबंधित नहीं है। We can attain by the help of योग। संबंध नहीं कह सकते, संबंधित तो पता नहीं किसके क्षेत्र से है। कर्म योगी कहेगा कि मुझे कोई राजयोग योग में कुछ नहीं होता, मैं कर्म अच्छे करूंगा तो अपने आप विकसित होंगे। There are various means and methods by using that we can develop, but Raj Yoga is one of the means to develop that. Next one is power to face, सामना करने की शक्ति। Our life is not stable, जीवन स्थिर नहीं है। There are some ups and downs in the life, जीवन में उतार चढ़ाव है। सम और विषम परिस्थितियों में समान रहने की क्षमता विकसित करने का कौशल भी होना चाहिए। We have to develop this power also. And then next is power to accommodate, अनुकूलन की शक्ति। यह शब्द पहले भी कहा है कौशल में, अनुकूलन की शक्ति। जो एडजस्टमेंट की थ्योरी थी, जो कि हाउ टू डेवलप गुड रिलेशन, उसमें अकोमोडेशन की बात आई थी कि वी हैव टू अकोमोडेट आवरसेल्व्स। हमें जो एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन कंट्रोल अफेक्शन था, अपना अपेक्षित ढाल नया अकोमोडेट करना है दूसरे को। पावर ऑफ अकोमोडेशन, किसको अकोमोडेट करना है? हमें अकोमोडेट करना है अदर्स वीकनेसेस। नेक्स्ट वन इज पावर टू पैक अप आवर फोर्सेस एंड रिएक्शंस, अपनी ताकत और प्रतिक्रिया को रोकने की शक्ति। लेकिन बहुत मुश्किल है आज के युग में। फिजिक्स का लॉ सुना होगा, टू ईच एंड एवरी रिएक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये प्रत्येक क्रिया की उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। अगर ये सामाजिक रूप से अगर इस भौतिकी के नियम को मान ले तो डिस्ट्रक्शन है। वी हैव टू स्टॉप आवर पावर, वी हैव टू स्टॉप आवर रिएक्शन।
इसको विकसित करना पड़ेगा। और जो अंतिम कौशल है, अंतिम पावर है, अंतिम विशेषता है जो कि चाहिए जीवन में, जिसकी बहुत अधिक उपयोगिता है, दैट इज पावर ऑफ कोऑपरेशन। पावर ऑफ कोऑपरेशन, वी कैन कंप्लीट द ग्रेट टास्क वेरी इजीली। एक कहानी के माध्यम से अंत में एक कहानी सुनाता हूँ आपको, जो कि बताती है पावर ऑफ कोऑपरेशन के बारे में, सहयोग की कितनी शक्ति है। बचपन से हम एक सुनते आए ना, एक कछुए और खरगोश की कहानी। कौन जीता उसमें? कछुआ जीत गया। क्यों जीत गया? मैडम वो तो बच्चा भी जानता है। रूट कॉज क्या था, कारण क्या था? देयर वर टू कॉजेस, कंसिस्टेंसी, ओवर कॉन्फिडेंस था सबसे मुख्य। अगर मेरी बात से आप सहमत होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस था। दूसरा, रैबिट टेकन द थिंग्स ग्रांटेड, मुझे देखने वाला क्या रहा है, मान लिया था उसने पहले। कॉज तो दुनिया भर के हैं, लेकिन देयर वर टू मेन कॉजेस, ओवर कॉन्फिडेंस एंड रैबिट टेकन द थिंग्स ग्रांटेड। और एक थीम स्थापित हुआ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और स्थिर चलने वाला, लेकिन नहीं जीत रहा आजकल। कहानी अब हारा कौन था? खरगोश ने कहा जेंटलमैन देयर विल बी वन मोर रेस, एक रेस और होगी। अब और कॉन्फिडेंस किसको आ गया? हाँ ठीक है, होने दो। और दूसरी रेस में जीत गया, जो दोनों कमियां थी उन कमियों को दूर किया, जीता कौन? नया थीम स्थापित हुआ, फास्ट एंड कॉन्सिस्टेंट ऑलवेज बीट्स स्लो एंड स्टडी। तेज और स्थिर चलने वाला हमेशा धीरे और स्थिर चलने वाले को हराएगा। वो तो बाबा आदम के जमाने की बात थी, आजकल नहीं। तो दो थीम स्थापित हुए थे, दूसरे ने पहले का रूप ले लिया, कहानी यही खत्म नहीं हुई। दूसरे में कौन हारा? अब कछुए की बेइज्जती हुई, उसने कहा कि तेरे कहने से मैंने दूसरी रेस में भाग ले लिया था, तीसरी भी होगी। ठीक है, अब तीसरी होने दो। तीसरी दौड़ हुई, लेकिन कंडीशन लगा दी किसने? कछुए ने। जेंटलमैन रूट विल बी अकॉर्डिंग टू मी, रूट मेरे अनुरूप होगा। उसने रास्ते में ऐसा रूट देखा जिसमें नदी पड़ती थी, वो नदी पार करके जल्दी पहुंच गया, और वो धीरे धीरे पुल पार करके आया। तो नया तीसरा थीम स्थापित हुआ, इट इज गुड टू बी इंडिविजुअली ब्रिलियंट एंड हैव स्ट्रॉन्ग कोर कॉम्पिटेंसीज। First, identify your core competency, then change the behavior that suits your core competencies. पहले अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानो, उसके बाद ही प्रतियोगिता के क्षेत्र का चयन करो। Every individual is born with core competencies. प्रत्येक व्यक्ति विशेष किसी न किसी आंतरिक क्षमता के साथ पैदा हुआ है। आजकल एक फेसबुक पर मैं देख रहा था, प्रतियोगिता हो रही है, अब हाथी को या मछली को पेड़ पे चढ़ने की प्रतियोगिता में चढ़ाओ, हो नहीं सकता। कहानी कितनी हुई? कहानी खत्म नहीं हुई। थर्ड दौड़ में, तीसरी दौड़ में कौन? अब रैबिट की फिर बेइज्जती हुई, इसने कहा कि चौथी रेस होगी, दिस विल बी फाइनल रेस, और ये आखिरी दौड़ तैयार हो। बोथ डिस्कस्ड उन्होंने एक दूसरे के साथ परामर्श किया कि जेंटलमैन यू हैव ए कोर कॉम्पिटेंसीज, भी आपकी भी कोर कॉम्पिटेंसी है, आंतरिक क्षमता है कि आप पानी में साइंस जाते हो, मेरी क्षमता है कि मैं सत्तेश्वर हूँ। तो आवर मोटो इज, आवर पर्पस इज टू कवर द सेम डिस्टेंस बेटर देन आवर ओन परफॉर्मेंस, कि हमारा जो व्यक्तिगत स्वयं का प्रदर्शन उससे अच्छा हम करें ना, दूसरे क्यों हो रहा है। तो पानी में आप मेरे ऊपर बैठे हो और सर्विस में आप मेरे, बोथ कवर्ड द सेम डिस्टेंस। जो तीसरी दौड़ का जो डिस्टेंस था, दूरी थी, बोथ कवर्ड द सेम डिस्टेंस बेटर देन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस। उन्होंने स्वयं का जो प्रदर्शन था, समय था, दोनों ने उससे कम किया। तो नया थीम स्थापित हुआ, इट इज गुड टू बी इंडिविजुअली ब्रिलियंट एंड हैव स्ट्रॉन्ग कोर कॉम्पिटेंसीज, बट विद कोऑपरेशन यू विल परफॉर्म ऑलवेज बेटर देन योर ओन परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी बात है कि व्यक्तिगत रूप से आप बहुत बड़े प्रगाढ़ विद्वान दिग्गज विदुषी हैं, लेकिन सहयोग से हमेशा अपने स्वयं के प्रदर्शन से अच्छा करेंगे, मतलब करेंगे। तो ये नया थीम स्थापित हुआ। तो नाउ क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। मेरा वक्तव्य तो होता है, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू प्रेजेंट समथिंग। सर की पीपीटी में आप लोग को ग्रुप में शेयर